नमस्ते क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 2 है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, उसका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, उसमें देखेंगे कि आखिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमको फूड में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन सी फूड में ये एसेंशियली पाए जाते हैं, और हम देखेंगे कि आखिर माइक्रो एल्गे क्या होते हैं। ठीक है, और इसके पहले जो है मैंने आपको पढ़ाया सेल के बारे में, मैंने आपको अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है। अगर वो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड, ये जानने के लिए कि आखिर हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं या नहीं हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, अगर वहाँ पर प्रेजेंस है उनकी, तो आइए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और अपने लेक्चर की जो है शुरुआत करते हैं। तो टेक 2 बोल्स ए एंड बी, हमको क्या करना है, हमको 2 बोल ले लेने हैं, एक ए बोल और एक बी बोल। फिर क्या करना है, उन दोनों में 200 ग्राम्स ऑफ फ्लावर ले लेना है, आटा ले लेना है, या फिर आप कोई भी आटा ले सकते हैं, आटा ले लीजिए, मैदा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दोनों बोल्स में इक्वली ले लीजिए। ठीक है, और उसमें क्या करना है, थोड़ी सी शुगर डाल देनी है। आपको आटे में क्या डालना है, थोड़ी सी शुगर। अब इन बोल ए ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर and mix it well with the flour। अब क्या करना है कि आपको जो हमने आटा लिया है उसमें जो बोल ए है उसमें आप क्या करिए, उसमें आप ईस्ट पाउडर को मिक्स कर दीजिए। अब ईस्ट पाउडर जो है आपको नॉर्मली शॉप वगैरह पे मिल जाता है, जहाँ पे केक वगैरह का सामान मिलता है, तो वो जो ईस्ट होती है वो ही ईस्ट हमको लेनी है और इसमें क्या करना है, मिक्स कर देना है पहली बोल में, और बोल बी में आपको कोई भी ईस्ट ऐड नहीं करनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों जो है आटा जो हमने लिया है, जो फ्लोर लिया है, उसको नीड कर लेंगे, उसका डो बना लेंगे और फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, नीड द डो ऑफ द 2 बोल विद वार्म वाटर एंड मेक ए सॉफ्ट डो। अब हमको क्या करना है, गर्म पानी से हमने एक तो ऐड करा है ईस्ट, दूसरा हमने दोनों में शुगर ऐड करा है, ईस्ट सिर्फ बोल ए में ऐड करा है। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे कि इसमें गर्म पानी से इस आटे को जो है उसका डो बना लेंगे। ठीक है, कवर द डो विद अ डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। अब जब आपने आटा का क्या करा, डो बना लिया, सॉफ्ट डो बनाया, और उसके बाद उसको एक वार्म प्लेस पे, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा नहीं है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, वैसी जगह पे रख दिया है और उसको एक जो है भीगे कपड़े से हमने ढक दिया है। अब हम 4-5 घंटे बाद जो है देखेंगे कि आखिर हमारे दोनों बोल के साथ क्या हुआ। तो डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो। तो 4-5 घंटे बाद क्या आपको कोई वॉल्यूम में फर्क नजर आया, कोई टेक्सचर में या फिर स्मेल में, जो दोनों बोल हैं उसमें जो हमने आटा रखा है, क्या उसमें आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं? इफ नॉट लीव द डो फॉर सम टाइम। अगर आपको कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है तो थोड़ी और देर के लिए जो है आप डो को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो डो है किस में, बोल ए में, जो हमारा बोल ए है उसमें जो आपने डो बना के रखा है, जहाँ पर ईस्ट ऐड किया था, वो जो है फ्लफी हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो फूल जाएगा, वो फ्लफी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, ये क्या है, डो है बोल ए में, और बोल बी में देखिए, बोल ए में कितना ज़्यादा डो जो है ऊपर को राइज हो गया है, फ्लफी हो गया है बिल्कुल, लेकिन बोल बी में जो है आपका डो बिल्कुल नीचे ही है, जैसा आपने उसको नीड करके रखा था वो ऑलमोस्ट वैसा ही है। ठीक है, and has different smell compared to the dough needed without yeast। और इसकी जो स्मेल है वो भी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। जिसमें आपने ईस्ट डाला है उस बोल में जो आपका डो है, उसकी स्मेल भी जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी कंपेयर टू बोल बी। ठीक है, तो why does this happen? What is the role of yeast? Why did we add sugar and warm water to the flour? तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो आखिर आपने ईस्ट जो है उसने क्या काम किया, आपने जो ईस्ट डाला था आखिर उसने क्या काम किया, और आपने जो है शुगर क्यों ऐड करी थी, आपने वार्म वाटर से ही जो है आटे को क्यों नीड किया था। आइए हम ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो ईस्ट है वो क्या होता है, जैसे हमने स्किप
प्रीवियस लेक्चर में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, ये सारी चीज़ें हैं, मोल्ड वगैरह फंजाई के बारे में पढ़ा था, वैसे ही ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो ईस्ट क्या है? ईस्ट भी एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? जैसे हमारा जो मोल्ड था वो फंजाई को बिलोंग कर रहा था, वैसे ही हमारा जो ईस्ट है वो फंजाई को बिलोंग करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये जो हमारा ईस्ट है वो किसको बिलोंग करता है? वो ग्रुप ऑफ फंजाई जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को बिलोंग करता है। और ईस्ट जो है वो वार्म कंडीशंस में अच्छे से जो है ग्रो करता है। अब आपको समझ आया कि हमने वार्म वाटर से क्यों जो है अपना डो बनाया था? क्योंकि ईस्ट जो है वो वार्म कंडीशंस में उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है, लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स ईस्ट ऑल्सो रेस्पायर्स एंड ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, ईस्ट को भी क्या ज़रूरत पड़ती है? रेस्पिरेशन की, एनर्जी की, ग्रोथ के लिए और अपनी लाइफ प्रोसेसेस की जो भी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस का वो कंप्लीट करने के लिए। तो ईस्ट भी क्या करता है? ईस्ट भी रेस्पिरेशन करता है। ईस्ट भी जो उसको फूड मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया? हमने यहाँ पे शुगर दिया, उसको शुगर जब हमने दिया तो उस शुगर को उसने क्या किया? ब्रेक किया। अब शुगर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करके उसने अपने लिए एनर्जी बनाई, वही होता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और उस एनर्जी को उसने किस लिए यूज़ किया? अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ किया। और बाकी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे उसको जो है एक्सक्रीशन करना होगा, अपना रिप्रोडक्शन करना, अपने आप को डिवाइड करके और भी तो ईस्ट बनाने हैं, तो वैसे ही जो है हमारे ईस्ट को जो भी लाइफ प्रोसेसेस करने हैं उसके लिए एनर्जी लगती है और उसके लिए वो रेस्पिरेशन करता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर, तो इसलिए क्योंकि जो शुगर है वो प्रोवाइड करता है फूड और जो वार्म वाटर है वो क्या करता है? हमारे उसके लिए फेवरेबल कंडीशन। हमने पढ़ा कि ईस्ट जो है वो ग्रो कहाँ कर रहा है? वो वार्म कंडीशन में अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ईस्ट को से फेवरेबल कंडीशन में आने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ईस्ट को जो है एक्टिव होने के लिए क्या है? हमारा वार्म कंडीशन की ज़रूरत होती है। इसलिए ईस्ट जो है इसलिए हमने क्या किया था? हमने ऐड किया था अ पिंच ऑफ शुगर और वार्म वाटर से हमने अपना डो बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया, हमने जान लिया ईस्ट के बारे में। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। अब आप ये सोचिए कि आपने क्या करा? आटे को गूंद लिया, मतलब कि आटे को जो है हमने नीड करके उसका डो बना लिया। अब जो हमको डो मिला है उसमें क्या हो रहा है? ईस्ट है। ईस्ट क्या करेगा? ईस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट रही है तो वो रिलीज कर रही है क्या? एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होगी? रिलीज होगी। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल्स के फॉर्म में जो है निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब रिलीज होगी तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो जो हमारा डो है वो फूलता है। ठीक है, इसीलिए वो जो डो है वो राइज होता है, वो फ्लफी होता है। आ गई बात समझ में? तो कार्बन डाइऑक्साइड विच फॉर्म्स बबल्स दैट मेक्स द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी, इसीलिए वो जो डो होता है वो सॉफ्ट और फ्लफी होता है। ठीक है, ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब जो स्मेल की बात थी कि जो हमारा डो ए है, जो बॉल ए का डो है, उसकी स्मेल भी स्लाइटली डिफरेंट थी। किससे? बॉल बी से, जिसमें ईस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें जो है स्लाइट अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस हुआ है? स्लाइट अमाउंट ऑफ एल्कोहल भी प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है स्मेल। किसकी? हमारा जो ईस्ट वाला डो है उसकी। ठीक है, This special property of yeast is used for the process of making breads, cakes and more। तो ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है हमारे ईस्ट की कि वो अच्छा फ्लफी डो बना रहा है, वो हम किस में यूज़ करते हैं? हम ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं, केक्स प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं। इसीलिए जो आप देखेंगे ब्रेड वगैरह कितना स्पॉन्जी और फ्लफी रहता है, उसमें जो सर्कुलर अंदर आपको कभी कभी छेद वगैरह देखने को मिलते हैं और ऐसे सर्कल सर्कल से जो उसमें बना रहता है वो क्यों है? क्यों कि वो
प्रेशराइज हुआ, उसमें अंदर स्पेस बन जाती है, किस लिए? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इसलिए, ठीक है। In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus help in fermentation of batter for making idli and dosa and dough for making bhatura। तो एक तो yeast तो है ही, इसके साथ ही साथ जो हमारा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी जो है 7th स्टैंडर्ड में भी बताया था लैक्टोबैसिलस के बारे में, कि जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, जो हमारा बैटर है, जैसे आपको अगर भटूरा बनाना है, इडली या फिर डोसा बनाना है, उसका हम बैटर प्रिपेयर करके थोड़ी देर रख देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन होता है। तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस कौन करवा रहा है? वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस लैक्टोबैसिलस करवा रहा है, ठीक है। आगे बात, तो आइए अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करके इसको भी हम क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो करना क्या है, हमको 2 ग्लास के बोल लेने हैं और उसको ए और बी नाम दे देना है। उसके बाद जो हमारा बोल ए है उसमें हमको ल्यूक वार्म मिल्क, थोड़ा सा गुनगुना जो मिल्क होता है वो डालना है, और कोल्ड मिल्क डालना है किस में, हमारे बोल बी में। तो एक बोल में हमने ल्यूक वार्म मिल्क डाला, दूसरे में हमने ठंडा दूध डाल दिया, ठीक है। नाउ ऐड a small spoonful of curd to each bowl and mix well using a spoon। अब हमको क्या करना है, 1 चम्मच जो है दोनों में दही डाल देनी है और उसको अच्छे से जो है दोनों भी मिल्क में मिक्स कर देना है। अब दोनों जो बोल है उनको कवर कर दीजिए, और जो बोल ए है उसको आप, जो ल्यूकवार्म मिल्क वाला बोल है उसको आप वार्म प्लेस में रख दीजिए, नॉर्मल अच्छी बाहर ही रख दीजिए, ठीक है। और जो हमारा बोल बी है उसको हम कूल प्लेस में रखेंगे, जैसे कि आप फ्रिज में उसको रख सकते हैं। कब? या तो पूरी रात भर के लिए रख दीजिए या फिर कुछ घंटों के लिए, 7-8 घंटों के लिए आप रख दीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बोल्स, राइट योर प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। अपनी जो टेबल है इसमें लिखना है। तो अब हम क्या क्या चेंज देखेंगे, यहाँ पे अपीयरेंस और कलर की बात आ रही है। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हैं, आपने एक जो हमारा बोल ऑफ मिल्क है जिसमें दही डाली थी उसको बाहर ही रखा, दूसरे को फ्रिज में रख दिया। तो हमको पता है कि ग्रोथ के लिए, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसा टेम्परेचर चाहिए, स्लाइटली वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ऐसे टेम्परेचर में ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती है। तो जो दही है उसमें क्या है, लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट है, और ये लैक्टोबैसिलाई को डिवाइड होने के लिए, स्प्रेड होने के लिए कैसी कंडीशन की ज़रूरत है, वार्म कंडीशन की। और वार्म कंडीशन हमने कौन से वाले बोल को दी है, वार्म कंडीशन दी है हमने बोल ए को, जिसमें ल्यूकवार्म वाटर में हमने दही मिक्स करके रखा है, वो भी वार्म कंडीशन में। तो उस केस में क्या होगा कि बोल ए में थिक हो जाएगा, जो बोल ए है वो थिक हो जाएगा, उसमें जो है कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वेयर एज बोल बी जो है उसमें स्लाइटली हो सकता है स्मेल वगैरह चेंज हो, लेकिन उसमें दही जो है नहीं बनेगी, क्योंकि उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिला है, ठीक है। तो you will observe that in bowl A the milk has turned into curd after a few hours and has become little sour। तो हम देखेंगे कि जो बोल A है उसमें जो मिल्क था वो अब दही में चेंज हो चुका है, वो कर्ड में चेंज हो चुका है। साथ ही साथ जो उसका स्मेल है वो थोड़ा सा सावर आ रहा है, जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा भी हो चुका है, ठीक है। लेकिन बोल B में जो मिल्क है वो उतना, उसमें उतनी कर्डलिंग नहीं हुई है, मतलब वो जो है वो दही में चेंज नहीं हुआ है, बट इट माइट बी अ लिटिल सावर। लेकिन वो क्या हो सकता है, थोड़ा सा खट्टा हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने जो 1 स्पून दही मिक्स किया था उसकी वजह से, ठीक है। डू यू नो वाई दिस हैपन्स? क्या आपको पता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? पहले वाले में जो कर्ड है वो बन गया, दूसरे वाले में कर्ड नहीं बना। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? द कर्ड कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो कर्ड होती है, जो हमारी दही है, उसमें अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और उसमें से ही एक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दही में। दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर इन द मिल्क, ठीक है, लैक्टोज। अब देखो, हमको एक चीज याद रखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट में लैक्टोज दे दिया है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि आखिर मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, लैक्टोज, ठीक है।
तो लैक्टोज में क्या करता है, ये लैक्टोज पे फीड करता है, मतलब कि ये जो लैक्टोज को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और डिवाइड करता है अपने आप को। तो ये जो बैक्टीरिया है वो किस पे फीड कर रहा है, जो शुगर प्रेजेंट है मिल्क में, उसका नाम है लैक्टोज। और जब इसको शुगर मिली, मतलब कि लैक्टोज मिला, तो इसने क्या किया, लैक्टोज को ब्रेक करा, वहां से एनर्जी मिली और वो एनर्जी की हेल्प से इसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया। एक लैक्टोबैसिलाई ने खूब सारे लैक्टोबैसिलाई बना लिए, खूब सारे लैक्टोबैसिलाई ने और लैक्टोबैसिलाई बनाए, ठीक है, ऐसे करके मल्टीप्लाई हुआ और फर्मेंट करता है मिल्क को, जिससे कि दही का फॉर्मेशन हो जाता है। मिल्क को इसने डिवाइड कर करके क्या हुआ, फर्मेंट कर दिया, और फर्मेंटेशन की वजह से जो हमारा मिल्क था वो अब दही में चेंज हो गया है, कर्ड में चेंज हो गया है। Instead of producing alcohol like yeast, these bacteria produce lactic acid। अब क्योंकि yeast जो था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, वो प्रोड्यूस कर रहा था स्लाइटली जो है थोड़ा अमाउंट ऑफ अल्कोहल, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और हमको पता है कि अगर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका टेस्ट कैसा होता है, एसिड तो सावर इन टेस्ट होते हैं, इसलिए जो हमारा कर्ड है वो कैसा होता है, वो भी सावर इन टेस्ट होता है। जो खट्टापन होता है दही का वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो लैक्टोबैसिलाई हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हमको दही जो है वो खट्टी लगती है। ऑलराइट, तो these bacteria grow well in warm conditions, that is why कर्ड इज फॉर्म्ड इन बोल ए एंड नॉट इन बोल बी। और ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो हमारी लैक्टोबैसिलाई हैं, ये वार्म कंडीशंस में जो है फॉर्म होती है, ये वार्म कंडीशंस में अच्छे से जो है ग्रो करती है, डिवाइड करती है, इसलिए वार्म कंडीशन में रखा हुआ जो हमारा बोल ए था उसमें दही बन गई थी, लेकिन जो हमारा बोल बी था उसमें, क्योंकि हमने उसको तो फ्रिज में रख दिया था, वहाँ पे तो वार्म कंडीशन थी नहीं, इसलिए वहाँ पे जो है कर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाया था। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? तो we can categorize the microorganisms into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and more। अब जो हमारे पास माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमने जिनके बारे में पढ़ लिया, हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम बैक्टीरिया, अलग अलग शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं, हम फंजाई के बारे में पढ़ चुके हैं, एल्गी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सारी के साथ साथ और भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सम बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, ठीक है। अब ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या है कि जो हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम, वो क्या फॉर्म करते हैं, वो स्वॉलन, उनके जो आप देखेंगे रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वॉलन होते हैं। समझने की बात है, देखिए जैसे हमारे कुछ, जैसे बीन्स हो गए, हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हम इनको कहते हैं, जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, बीन्स, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें जो रूट्स होते हैं आप उनमें देखेंगे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। ये जो रूट्स हैं आप इसमें देखेंगे तो कैसे हैं, ये रूट्स में देखो नोड्यूल बने हैं, जो स्वॉलन पार्ट है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे नोड्यूल्स, ठीक है। अब ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या है, ये राइजोबियम है बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन रह रहा है, यहाँ पर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रह रहा है। ये जो स्वॉलन पार्ट है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में। स्वॉलन पार्ट है उनको हम बोलेंगे क्या, नोड्यूल्स, और उन नोड्यूल्स में कौन प्रेजेंट है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो एयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन उसको जो है ट्रैप कर लेता है। एयर से नाइट्रोजन इसने क्या किया, पकड़ लिया। अब उस नाइट्रोजन को हेल्प करके, उस नाइट्रोजन की हेल्प से ये जो है अपना काम करता है, जैसे प्रोटीन बनाना, ये सारी चीजें। साथ ही साथ अब जब नाइट्रोजन ट्रैप कर रहा है ये, तो सॉइल में है रूट, रूट तो सॉइल के अंदर रहती है, तो उस सॉइल की जो है फर्टिलिटी भी बढ़ती है, वो सॉइल जो है वो भी नाइट्रोजन रिच बनता है। इसलिए जो है अब तो बिना फर्टिलाइजर के सॉइल में तो नाइट्रोजन आ गया, इसलिए ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं सॉइल के लिए भी, और जो प्लांट है वो भी जो है
है खुद भी यूज़ करता है नाइट्रोजन अपने जो है अपने लिए प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो सम बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम वो स्वॉलन रीजन्स नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो रूट्स होते हैं लेग्यूम्स के, लेग्यूम्स या फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं किनको, जैसे आपके बीन्स हो गए, जैसे आपके लेंटिल्स वगैरह हो गए, ये सारे जो हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बीन्स हो गए, पीज हो गए, लेंटिल्स हो गए, इनके जो रूट होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इनके रूट्स के नोड्यूल्स में, वही सोलन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर द प्लांट्स। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को जो है ट्रैप कर लेते हैं, नाइट्रोजन को जो है एयर में से पकड़ लेते हैं और उसको जो है प्लांट्स के लिए यूजफुल बनाते हैं। ठीक है, दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म्स प्लांट कैन यूज टू मेक प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं, ये उस नाइट्रोजन को जो है ट्रैप करके और वो प्लांट वो इस फॉर्म में चेंज करते हैं कि जो प्लांट है हमारा वो यूज कर पाए उस नाइट्रोजन को, किस लिए, अपना प्रोटीन बनाने के लिए और अलग अलग नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस हो रही है नाइट्रोजन को ट्रैप करने वाली और उसको फिर यूज़ करने, जो उसका प्लांट जो यूज़ कर रहा है खुद के लिए, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट ने ट्रैप करा और ट्रैप करने के बाद उसको इस तरीके से यूज़ करा जो उसके लिए बेनिफिशियल था, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इस प्रोसेस को हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। कोई भी डाउट हो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। This symbiosis benefits both plants gain nitrogen, bacteria receive shelter and food। अब ये जो symbiosis है, सबसे पहले symbiosis का क्या मतलब कि जैसे यहाँ पर कौन है, पहला तो प्लांट है, दूसरा उसकी रूट में रहने वाला बैक्टीरिया है। यहाँ पे ये जो दो लोग हैं, दोनों लोग एक साथ रह रहे हैं, और सिम्बायोसिस का मतलब हो रहा है कि जो दो लोग एक साथ रह रहे हैं वो एक साथ रह के या तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, नहीं तो एटलीस्ट किसी एक को तो साथ रह के बेनिफिट मिल ही रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। अब यहाँ पर इस सिम्बायोसिस में जो यहाँ पर सिम्बायोसिस हो रहा है, मतलब कि प्लांट और बैक्टीरिया जब एक साथ रह रहे हैं, प्लांट की रूट्स में क्या है, नोड्यूल्स हैं, इन्हीं नोड्यूल्स में राइजोबियम रह रहा है। तो ये जो प्लांट और बैक्टीरिया एक साथ रह रहे हैं, इस सिम्बायोसिस में दोनों का फायदा है। प्लांट जो है उसको नाइट्रोजन मिलता है, प्लांट को नाइट्रोजन मिला तो उसने जो है अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी नाइट्रोजन की हेल्प से, और बैक्टीरिया को जो है रहने के लिए घर मिलता है और खाना भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एसोसिएशन है हमारे प्लांट और बैक्टीरिया का, ये क्या है, ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, दिस हेल्प्स प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब जो है केमिकल फर्टिलाइजर हम डालते फिर वहाँ से नाइट्रोजन मिलता, उससे अच्छा है यहाँ पर नेचुरल तरीके से जो है नाइट्रोजन मिल रहा है। तो बिना जो है केमिकल फर्टिलाइजर के जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, और उसकी वजह से हमारा जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ रही है, जो हमारा प्लांट है वो भी अच्छे से ग्रो कर पा रहा है। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। That is why farmers grow legumes in rotation with other crops. This naturally increases the nitrogen in the soil and keeps it healthy for the next crop. तो आप देखेंगे कि इसी प्रोसेस को, ये जो बेनिफिशियल प्रोसेस है कि नाइट्रोजन की वजह से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ रही है। इसीलिए जब कुछ लगाया, जैसे हमारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने किसी चीज़ की खेती की, उसके बाद क्या करते हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा देते हैं। तो जब लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाएंगे तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, फिर जब अगला कोई क्रॉप लगाएंगे तो वो और अच्छे से ग्रो करेगा। इसलिए रोटेशन में जो है
वो क्या करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स को जो है, लेग्यूमिनस प्लांट्स को जो है अपनी खेतों में लगाते रहते हैं ताकि सॉइल की जो है फर्टिलिटी वो बनी रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं माइक्रो एल्गी के बारे में। एक टाइनी हेल्पर, ये इतने टाइनी हेल्पर्स जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जा सकते हैं, पॉन्ड में, एयर में, वाटर में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सिर्फ अगर आप माइक्रो एल्गी के बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। आइए देखते हैं कैसे। माइक्रो एल्गे आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन ऑन ट्रीज। माइक्रो एल्गे जो हैं वो क्या हैं, वो भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट हैं। ठीक है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। जब ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और प्लांट ऑर्गेनिज्म के बारे में, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये कंट्रीब्यूट इतना ज़्यादा करते हैं हमको, ये मेजर पार्ट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो ट्रीज से ज़्यादा यहीं से आता है। जो माइक्रो एल्गे हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और वो ऑक्सीजन हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स है जो कि कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि वाटर में, सॉइल में, एयर में या फिर ट्रीज पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। अब ये जो हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये जो है सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं। और वो जब फूड बना रहे हैं तो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ये जो हमारे माइक्रो एल्गे हैं ये मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन सप्लाई का सोर्स हैं। जो भी हमारे पास ऑक्सीजन है उसमें से आधे से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो ट्रीज नहीं, वो बल्कि हमारे माइक्रो एल्गे देते हैं। तो माइक्रो एल्गे किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मोर देन हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ जो ऑक्सीजन हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मेजर पोर्शन जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा, ऑक्सीजन का जो रिलीज हो रहा है उसका मेजर पोर्शन कौन दे रहा है, हमको माइक्रो एल्गे दे रहे हैं। साथ ही साथ इतना ही इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होते हैं। ठीक है, they are rich in nutrients and serve as food source for many aquatic animals। अब ये जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे हैं, ये बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें जो है एक तो पहली बात ये है कि फैट और शुगर बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है इनकी, जैसे इसमें वाइटामिन्स का प्रेजेंट होना, बाकी और भी चीज़ों का प्रेजेंट होना, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स वगैरह का प्रेजेंस होना, एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है इसमें हाई क्वालिटी में, हाई क्वांटिटी में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसलिए ये क्या है, न्यूट्रिएंट रिच हैं। और जो फूड सोर्स हैं, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए ये फूड का सोर्स भी हैं। ठीक है, सम लाइक स्पाइरुलिना, chlorella and diatoms are also used by humans as health supplements and medicines। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि स्पाइरुलिना, क्लोरेला और डायटम, स्पाइरुलिना वगैरह अगर आपने कभी देखा होगा तो इनके जो है पाउडर वगैरह मिलते हैं, क्योंकि उनमें विटामिन B12 बहुत होता है, उनमें अलग अलग प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो ह्यूमंस जो हैं सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ करते हैं किसको, कुछ माइक्रो एल्गे जैसे कि स्पाइरुलिना हो गया, क्लोरेला हो गया और डायटम्स, इसको जो है ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं एज हेल्थ सप्लीमेंट्स। ठीक है, Microalgae also help in cleaning water and are used टू मेक बायोफ्यूल। साथ ही साथ माइक्रो एल्गे जो हैं वो पानी को जो है क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ जो है आपके जो माइक्रो एल्गे हैं वो बायोफ्यूल की तरह भी जो है काम आते हैं, वो एज आप फ्यूल की तरह भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रो एल्गे के कितने जो है बेनिफिट्स हो गए। सबसे पहला जो बेनिफिट था कि ये जो हैं बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तीसरा ह्यूमंस भी इनको एज सप्लीमेंट ले सकते हैं, चौथा बायोफ्यूल की तरह यूज़ होते हैं और पांचवा ये जो है वाटर को खुद ब खुद जो है क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो माइक्रो एल्गे हैं, उनके अलग अलग तरीके के जो है यूजेस हमको पता चल गए कि वो हमारे लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ठीक है। लेकिन पॉल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से ये जो माइक्रो एल्गी हैं, इनका जो है, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो रही है, वो बहुत तेज़ी से जो है कम हो रही है। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम बहुत पोल्यूशन करते हैं, उसकी वजह से क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है, और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी हम पोल्यूट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारी माइक्रो एल्गी हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, उनका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। अब इतने अगर बेनिफिशियल चीज़ें हैं तो आप अगर क्या करेंगे, इनको अफेक्ट करेंगे, तो आप सोचिए हमारी अर्थ कितनी ज़्यादा मेजरली अफेक्ट होगी, ठीक है। It is important to conserve these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on earth। और इस क्योंकि more than half of the oxygen जो है वो यहीं से आ रहा है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है सेव करें, इनको कंजर्व करें, पोल्यूशन कम करें, हर तरीके से जो है इनकी अबंडेंस को बढ़ाने की कोशिश करें, सो दैट हमारे अर्थ पे जो है ऑक्सीजन का बैलेंस अच्छे से बना रहे, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी सेफ रहे, ठीक है। ये हमने देख लिया माइक्रो एल्गी के बारे में। अब आइए हम स्पाइरुलिना के बारे में जान लेते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया, ये एक जो है माइक्रो एल्गी का एक एग्जाम्पल है, इसको जो है ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं एज हेल्थ सप्लीमेंट्स। तो जो स्पाइरुलिना है ये एक माइक्रो एल्गे है, इसको हम सुपर फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक ऐसा फूड जिसमें जो है बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पाइरुलिना, और इसको हम सुपर फूड भी कहते हैं। स्पाइरुलिना इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 विच इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। विटामिन B12 का जो है स्पाइरुलिना बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है, इसमें अबंडेंस में पाया जाता है विटामिन B12, और विटामिन B12 जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। विटामिन B12 जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनको मैच्योर करने में हेल्प करता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये जो विटामिन B12 है वो बहुत, स्पाइरुलिना में वो बहुत पाया जाता है। स्पाइरुलिना एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन है, ये जो है प्रोटीन का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप देखेंगे जितना आपने कंज्यूम किया उससे 60% ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा बाय वेट, मतलब आपने जितना खाया है, जितना आपने कंज्यूम किया है बॉडी वेट से, उससे ज़्यादा, उससे 60% ज़्यादा जो है आपको इसमें प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके जितना आपने, जैसे समझने का ये बात है कि जितनी आपने कंज्यूम करी है क्या स्पाइरुलिना, जितना उसका वेट होगा उससे 60% ज़्यादा ये आपको प्रोटीन देगी। ये इतना रिच सोर्स है हमारी प्रोटीन का, ठीक है। एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर, और इसमें जो बुरी चीज़ें हैं जैसे कि शुगर हुआ, फैट हुआ, वो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो स्पाइरुलिना में क्या है, बहुत अच्छा विटामिन B12 का सोर्स है, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। मैंने आपको बताया था एंटीऑक्सीडेंट्स में भी बहुत रिच होता है, साथ ही साथ फैट हुआ, शुगर हुआ, ये सब इसमें बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। Nowadays फार्मिंग ऑफ स्पाइरुलिना इज बिकमिंग अ फीजिबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। आजकल के टाइम पे क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स हैं और ह्यूमंस इनको कंज्यूम भी करते हैं, तो इसकी फार्मिंग करना क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। और लोग जो है अपनी एक जो है दिनचर्या चलाने की, हर अपनी लाइवलीहुड के लिए जो है इसकी फार्मिंग भी करना चालू कर रहे हैं। आप जो है स्पाइरुलिना बहुत ईजिली उगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप एक क्लियर ग्लास की टैंक लीजिए और उसको ब्राइट, एक ऐसी जगह जहां रोशनी अच्छी हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना हो, ठीक है, ऐसी जगह पर आपको उसको रख देना है। अब उस टैंक को क्या करिए, आप कवर कर दीजिए एक शेड नेट से, ठीक है। एक जो है नेट वाली जो शेड आती है, आप उससे क्या करिए, उसको कवर कर दीजिए, या फिर आप उसको जो है एक ऐसे जगह पर रख सकते हैं जहां पर मॉडरेट टेम्परेचर का हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ठंडा टेम्परेचर नहीं चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर वाली जगह पर जो है आप अपने टैंक को रख सकते हैं, ठीक है।
अब क्या करना है, इस टैंक को फिल कर देना है पॉन्ड वाटर से। अब हमने क्या किया कि इस टैंक में जो है नॉर्मल जो तालाब का पानी है वो ला के रख दिया, और लिविंग स्पाइरुलिना को हम पॉन्ड से ले आए थे और उसमें क्या करा, हमने उसी पानी में डाल दिया जो हम पॉन्ड वाटर ले आए थे। अब स्टर द ग्रोइंग स्पाइरुलिना ट्वाइस अ वीक। अब क्या करना है, हफ्ते में 2 बार वो जो स्पाइरुलिना उसमें ग्रो करेगी उसको क्या करना है, हमको स्टर करते रहना है। अब आपको पता है स्पाइरुलिना जो है अपना खाना खुद बनाती है, तो बाहर से आपको इसको खाना तो देना नहीं है, बस इसको क्या करना है, हफ्ते में 2 बार स्टर कर देना है। आप 3 से 6 हफ्तों बाद देखेंगे कि स्पाइरुलिना एकदम इतनी बड़ी हो गई कि आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बाय फिल्टरिंग इट थ्रू फाइन क्लॉथ। बहुत ही पतले कपड़े के हेल्प से जो है आप उस टैंक से स्पाइरुलिना को निकाल सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ माइक्रोएल्गे इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग गुड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। तो ये जो कंजर्वेशन है, प्रोसेस है कंजर्वेशन का माइक्रोएल्गे का, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, और इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास फूड सोर्स भी बचा रहेगा और लाइवलीहुड के लिए एक, हमको लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए भी एक सोर्स हमारे पास बचा रहेगा। इसलिए हमको जो हमारा एल्गे है, माइक्रो एल्गे हैं, इनको कंजर्व करके रखना था। तो ये पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में हमने देख लिया कि कैसे अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई बुक्स और ई नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो हमारे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।